हेलो बच्चों, वंस अगेन एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन एसीएस बायोलॉजी में। लास्ट लेक्चर बेटा हमने डिस्कस किया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हमने इस 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से जाना था। आइए समझते हैं कुछ और पॉइंट एनसीईआरटी के दिए हुए। कह रहा है पोलर न्यूक्लियाई, अपने कल भी बात की थी, पोलर न्यूक्लियाई सिचुएटेड बिलो द एग एपरेटस। मतलब एग एपरेटस कहाँ है बेटा? ऊपर की तरफ बनाइएगा। कल ऐसा डायग्राम हमने बनाया था, अब फिर से देख लीजिएगा अपने लेक्चर वीडियो में। हमने ऐसा एक डायग्राम कल बनाया था जिसमें आपको हमने कहा था कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप कहना एग एपरेटस यहां है और पोलर न्यूक्लियाई यहां है। तो पोलर न्यूक्लियाई आर सिचुएटेड बिलो द एग एपरेटस इन द लार्ज सेंट्रल सेल्स। ये रही लार्ज सेंट्रल सेल्स, ये पूरी की पूरी कहलाती है बच्चा लार्ज सेंट्रल सेल्स। नीचे की तरफ 3 सेल्स का क्लस्टर हो गया, जो कि अब हो जाएगा यहाँ बेसल पार्ट की तरफ, जिसे अपन कहेंगे चैलोजल एंड। द साइनोइड्स हैव स्पेशल सेलुलर थिकनिंग, जिसमें माइक्रोपाइलर एंड की तरफ यहाँ सेलुलर थिकनिंग होती है। इसी को नाम दिया था फिलीफॉर्म एपरेटस, और यही एक केमिकल का सिक्रेशन करता है। और इसी केमिकल के अलोंग जो थी पोलन ट्यूब मूव कर रही थी। इसका मतलब ये जो मूवमेंट है वो कहलाएगी कीमोट्रोपिज्म या कीमोटैक्टिक मूवमेंट, रसायन विवर्तन गति, विच प्ले इन इंपॉर्टेंट रोल टू द गाइडिंग द पोलन ट्यूब। ये गाइडिंग द पोलन ट्यूब में काम कर रही थी। यहां तक पॉइंट अपन ने क्लियर है। और मैंने आपसे कहा था कि ये मैच्योर, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है बेटा, ये है मैच्योर एम्ब्रियो सैक। ये क्या है? मैच्योर एम्ब्रियो सैक। और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो उसमें 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियाई, कितना? 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर होती है। इसके बारे में भी हमने कल चर्चा विस्तृत में की थी। आइए इसी के बाद आगे बढ़ते हैं, क्या कहना चाहता है एनसीईआरटी। फिर आगे आ गया है बेटा पॉलिनेशन। पॉलिनेशन, परागण। अब परागण की प्रक्रिया क्या है देखिए। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, अगर मैं आपसे कहूं ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब ये हो सकता है, सुनिएगा बच्चा, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज अ पॉलिनेशन। बट ये हो सकता है एक ही फ्लावर के बीच में, हो सकता है एक ही प्लांट के बीच में, और हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट प्लांट के बीच में, डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर के बीच में भी। Male and female gametophytes in flowering plants are produce the pollen grain and embryo sac. Male करेगा pollen grain, female embryo sac respectively, as both type of gametes are non-motile. NCERT की बड़ी प्यारी लाइन है। हमें पॉलिनेशन करवाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि यहां मेल गैमेट भी नॉन मोटाइल है और फीमेल गैमेट भी नॉन मोटाइल है। दोनों की दोनों नॉन मोटाइल है, ध्यान रखना। हेटेरोस्पोरी, दे हैव टू बी ब्रॉट टुगेदर टू दी फॉर फर्टिलाइजेशन। अगर इनको परागण के लिए जाना है तो अब जाना पड़ेगा बाय थ्रू दी प्रोसेस पॉलिनेशन। हाउ इट इज अचीव्ड, ऐसा कैसे हुआ है? देखो ऐसा कैसे हुआ है, ये एनसीईआरटी पूछ रहा है, तो आप बता देना ऐसा हुआ है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन जिसे आप कहते हो बेटा उद्विकास, क्योंकि ड्यूरिंग द एवोल्यूशन, उद्विकास के दौरान, एवोल्यूशन के दौरान हमें ऐसी टेक्निक्स को इजाद करना था जिसमें सिंपली वे में, देखो पहले पॉलिनेशन होता था, जैसे पहले पोलन ग्रेन भी नहीं बनते थे, ब्रायोफाइटा तक की बात करें, ट्राइडोफाइटा में भी पोलन ग्रेन नहीं बनते हैं। फिर धीरे धीरे जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में पोलन ग्रेन आने लगे। तो ये क्यों हुआ है नॉन मोटिलिटी? क्योंकि इनके पास में, दोनों के पास में कोई फ्लैजेला नहीं पाया जाता है, मतलब नो फ्लैजेला। जब फ्लैजेला नहीं है बच्चा तो पॉलिनेशन कैसा? पॉलिनेशन बाय थ्रू दी नॉन मोटाइल गैमेट्स। इसीलिए हाउ इट इज अचीव्ड, ऐसे इन्होंने एवोल्यूशन के थ्रू अचीव किया है। क्या मैं समझा पाया हूं इस लाइन को? बढ़िएगा आगे। अब देखिएगा पॉलिनेशन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, टाइप ऑफ पॉलिनेशन सोर्स के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, कौन सा सोर्स अवेलेबल है, बायोटिक है, एबायोटिक है, उसके बेसिस पर पॉलिनेशंस आर ऑफ थ्री टाइप। पहला ऑटोगैमी जिसे सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, जिटेनोगैमी जो कि सेल्फ पॉलिनेशन का टाइप है, जीनोगैमी जिसे क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। अब सुनिएगा,
ऐसा करते हैं, इन तीनों को एक टेबल से समझते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी ने इतना तो कह दिया है। आगे का पॉइंट जो है हम इसको टेबल के द्वारा समझेंगे कि क्या कहना चाहता है एनसीईआरटी। देख विद्यार्थी, पूरा का पूरा पॉइंट मैं यहां एक साथ लेके आ रहा हूं। पॉलिनेशन, आपने कहा पॉलिनेशन दो टाइप का है। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। अब जो सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, मैं एक डायग्राम से आपको समझाऊं बच्चा। देखिए, ये फूट रहा सा फ्लावर है, दिख रहा होगा फूट रहा सा फ्लावर। इसमें ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, बीच में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फिर ये आपको पंखुड़ियां मिल गई, फिर ये नीचे की तरफ छोटी छोटी लीफ लाइक स्ट्रक्चर मिल गई। फ्लावर है, प्यारा सा, फूट रहा सा। अब यहां देखने को मिल रहा है आपको कि यहां के पोलन ग्रेन, यहां के पोलन ग्रेन यहां पहुंचे हैं। क्या ये सेल्फ पॉलिनेशन है बच्चा? बिल्कुल है। अब अगर मान लीजिए इसी के अंदर दो फ्लावर है, मतलब ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है जिसमें इधर भी एक फ्लावर है। सुनना बच्चा, इधर भी आपको क्या मिल रहा है? एक फ्लावर मिल रहा है। ये रहा एक और फ्लावर, ये लीजिएगा बच्चा एक और फ्लावर। ठीक है। अब प्लांट कितने हैं बच्चा? तो प्लांट एक है। अब यहां पोलन ग्रेन जैसे दो तरह से ट्रांसफर हुए थे, या तो ये ट्रांसफर यहां हो ए टाइप में, या ये ट्रांसफर हो यहां से यहां बी टाइप में, तो भी सेल्फ पॉलिनेशन है। अगर मैं इधर पहुंचू, यहां देखने को मिल रहा है आपको फिर से वही फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये रहा तुम्हारे पास में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फिर से अब देखो, इस पॉलिनेशन के लिए एक प्लांट तो आपको यहां दिखाई दे रहा है, सीधा फ्लावर ही बना लेते हैं प्लांट पर। ये दूसरा एक और प्लांट जिसपे फ्लावर लगा हुआ है, ये दूसरा प्लांट, पंखुड़ियां। अब अगर पॉलिनेशन यहां और यहां के बीच में हो रहा है ना, फीमेल ये रहा, इसके बीच में हो रहा है, तो ये जो पॉलिनेशन है बच्चा, ये भी है तो पॉलिनेशन, लेकिन कौन सा पॉलिनेशन है बेटा? ये कहलाएगा क्रॉस पॉलिनेशन। हो गए तीन टाइप के, ए, बी और सी। तो ए जो है बच्चा, बी जो है, सी जो, ये तीनों के तीनों है पॉलिनेशन के टाइप। अब देखिएगा, अगर मैं कहूं आपसे, आपको सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में, तो आपने कहा कि दो तरह का हो सकता है ये, तो या तो वो एक ही प्लांट के बीच में हो रहा है, तो उसे आपने नाम दिया था, याद कीजिएगा बच्चा, बिल्कुल ऑटोगैमी। और अगर डिफरेंट डिफरेंट के बीच में है तो ये कहलाएगा जेटेनोगैमी। और इसी को आपने नाम दिया था जेनोगैमी। इसे क्या नाम दे देंगे? जेनोगैमी नाम दे देंगे। अब आ जाइए, जब ए की बात की तो ये ए वाले में है, ये जो टाइप है बच्चा, ये ए टाइप है, ये जो टाइप है ये बी टाइप है, और ये जो टाइप मिलाएगा आपको सी, वैसे लिखा हुआ ही है। अब सोच के देखो, दिमाग लगाएंगे हम इस पे। जब मैंने कहा आपसे टाइप के बारे में इस जगह पे, तो जब आपने ऑटोगैमी के बारे में कहा, तो ऑटोगैमी एक ही फ्लावर के इसके बीच में है। देख विद्यार्थी, पीछे देखो, ये रहा। क्या ये एक ही फ्लावर के बीच में हो रहा है? बिल्कुल। एक ही प्लांट के बीच में हो रहा है? बिल्कुल। दोनों मेल और फीमेल की स्पीसीज जो है एक ही प्लांट से होगी तो सेम होगी? बिल्कुल। यहां एक पॉइंट आया हमें, ये जो हो रहा है बच्चा, आपको कहना है इन बिटवीन, यहां पहला ही पहला पॉइंट मिलेगा हमें, ये जो हो रहा है वो हो रहा है सेम
फ्लावर के बीच में, ये जो हो रहा है वो हो रहा है सेम प्लांट के बीच में, और यहां जो हो रहा है स्पीसीज भी कैसी है, सेम स्पीसीज के बीच में। तीनों चीजें यहां सेम है। आ जाइए इधर की तरफ समझते हैं, जरा सोच के बताइए बच्चा, यहां से पोलन ग्रेन यहां पहुंचा है तो क्या सेम फ्लावर के बीच में है? नहीं, पहला हो गया, ये कहलाएगा डिफरेंट फ्लावर के बीच में। अब प्लांट एक है या अलग अलग है? अरे भाई प्लांट तो सेम हुआ, प्लांट कैसा हो गया, सेम प्लांट के बीच में। तीसरा, अब यहां सेम स्पीसीज, बिल्कुल स्पीसीज तो सेम ही रहने वाली है, ये रहेगा सेम स्पीसीज के बीच में। इधर को देखने को मिला हमें, इधर क्या देखने को मिला है बच्चा, देख विद्यार्थी, सबसे पहला ये सेम फ्लावर के बीच में है या डिफरेंट फ्लावर के बीच में? तो पहला पॉइंट मिला हमें, ये हो रहा है बेटा डिफरेंट फ्लावर के बीच में। दूसरा आप बताइए, सेम प्लांट है या डिफरेंट प्लांट है? बिल्कुल, प्लांट भी कैसा है, डिफरेंट प्लांट है। ये तीसरा बताइए बच्चा, स्पीसीज सेम है या डिफरेंट है? देखो एक ही स्पीसीज के बीच में होगा क्योंकि हम नेचुरली करा रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, तो यहां पर स्पीसीज क्या रहने वाली है बच्चा, स्पीसीज सेम रहने वाली है। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, यहां बच्चे गलती करते हैं, यहां स्पीसीज भी क्या रहने वाली है बच्चा, सेम रहने वाली है। मेरी बात समझे हो? आप कमल के फ्लावर के ऊपर गुलाब के फ्लावर के पोलन ग्रेन को डाल के कल गलमुला ऐसा कोई फ्लावर नहीं बना सकते, इसमें कमल और गुलाब शामिल हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है बच्चा। सेम सेम यहां ये भी फ्लावर जो है कमल लोटस का हो सकता है, ये भी कमल लोटस का है, अगर रहा तो ये, अगर इसमें अगर बात करें कि ये कोई ए स्पीसीज है तो यही वो ए स्पीसीज रहने वाली, सेम स्पीसीज के बीच में। तो देखो तीनों में कॉमन पॉइंट जो आ रहा है वो सेम स्पीसीज के बीच में हो रहा है। अब आ जाइए एक मेजर पॉइंट, क्या कह रहे हैं, ऑटोगैमी और जिटेनोगैमी के बीच में। देख विद्यार्थी, अगर आप ये कहो ऑटोगैमी के बीच में, यहां बताओ फ्लावर सेम है या डिफरेंट है? फ्लावर सेम है, यहां फ्लावर डिफरेंट है। इसके अंदर मैं अगर बात करूं ऑटोगैमी में, फ्लावर अगर सेम है तो मेल और फीमेल एक ही सीड से बने होंगे या डिफरेंट डिफरेंट सीड से बने होंगे? तो आप कहोगे ये तो एक ही सीड का है, भाई प्लांट एक है तो बात तो हो गई ना, सीड एक हो गई, इसका मतलब जो मेल की जेनेटिक्स है वो की वो फीमेल की जेनेटिक्स हो गई बच्चा। अरे भाई इसमें जो मेल जो जेनेटिक्स शो करेगा वो के वे क्रोमोसोम जेनेटिक फीमेल के अंदर भी रहने वाले हैं। तो ये क्या हुआ, जेनेटिकली, ये जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन है। ये जेनेटिकली कैसा है बच्चा, सेल्फ पॉलिनेशन है। बट लेकिन किंतु परंतु बंधु, बट यहां आप बताइए इसके पोलन ग्रेन को यहां पहुंचने के लिए किसी पॉलिनेटिंग एजेंट्स की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है? नहीं होती है। इट मींस मैं कह सकता हूं साथ ही साथ ये जो आपका पॉलिनेशन है बच्चा, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन के साथ साथ एक और पॉइंट आपको मिल जाएगा कि ये जेनेटिकली के साथ साथ इकोलॉजिकली भी कैसा है, इकोलॉजिकल, ये भी कैसा हो गया, सेल्फ पॉलिनेशन। अब आप कहोगे कि ये बात क्यों उठी है, बिल्कुल आपको बताते हैं ये बात क्यों जरूरत पड़ी हमें। इकोलॉजिकली एज वेल एज जेनेटिकली ये कैसा है, सेल्फ पॉलिनेशन है। अब आ जाओ दूसरे केस में, यहां फ्लावर क्या है, फ्लावर डिफरेंट है, डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर के बीच में हो रहा है, सेम फ्लावर नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर के बीच में हो रहा है। अब बताओ प्लांट अगर कहें स्पीसीज सेम है क्या, बिल्कुल स्पीसीज सेम है, इसका मतलब इसकी जेनेटिक्स तो सेम रहने वाली है बच्चा। तो यहां मैं अगर नोट लिख के बात करूं आपसे तो मैं ये कहूंगा ये जेनेटिकली कैसा है, सेल्फ पॉलिनेशन शो करेगा। लेकिन वही अगर मैं बात करूं, बट लेकिन किंतु अगर बात की जाए इसमें कि यहां पोलन ग्रेन को पहुंचने के लिए किसी एजेंट्स की आवश्यकता होती है, बिल्कुल, तो ये हो जाएगा बेटा इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन। क्योंकि यहां किसी न किसी एजेंट्स की जरूरत होगी, या तो ये एयर के थ्रू आएगा या इंसेक्ट्स के थ्रू आएगा, तो या आप कह सकते हो इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन। ये क्रॉस पॉलिनेशन नहीं है बच्चा,
इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन है, क्योंकि यहां पॉलिनेटिंग एजेंट्स की आवश्यकता हुई है। मैं लिख दूं ड्यू टू रिक्वायरमेंट ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट्स, पॉलिनेटिंग एजेंट्स के कारण यहां आपको क्रॉस पॉलिनेशन कहना पड़ रहा है। यहां तो कोई जरूरत है ही नहीं। क्या ये टेबल, एंटायर टेबल आपको समझ में आई है बच्चा? देख विद्यार्थी, मैं इसको एक बार रिवाइज करके आपको समझाता हूं कैसे। अगर आप देखो बेटा इस टेबल में, तो सबसे पहला तो हमने बात की थी कि पॉलिनेशन, तो पॉलिनेशन दो तरह का, सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन दो तरह का हो सकता है, ऑटोगैमी, जिटिनोगैमी। फिर हमने कहा क्रॉस पॉलिनेशन, जिसको जीनोगैमी कहते हैं। डायग्राम से हमने समझा ए जो हो रहा है वो सेम प्लांट, सेम फ्लावर, सेम स्पीसीज के बीच में। बी जो हो रहा है वो सेम प्लांट लेकिन डिफरेंट फ्लावर के बीच में हो रहा है, और स्पीसीज तो वैसे ही सेम है, जेनेटिक सेम है, तो इसीलिए आपने कहा जेनेटिकली और इकोलॉजिकली सेल्फ पॉलिनेशन है। बट क्योंकि यहाँ फ्लावर डिफरेंट है तो यहाँ से आने के लिए पॉलिनेटिंग एजेंट्स की आवश्यकता होगी, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ जो आपकी पॉलिनेशन हुआ है वो इकोलॉजिकली कैसा हो जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन। बट यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, इस अलग अलग पॉइंट यहाँ नहीं मिलेंगे आपको। एनसीईआरटी की बड़ी प्यारी सी लाइन है, ये सारे के सारे पॉइंट आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, तो अगर आप उन्हें देखोगे तो वहां आपको ये पॉइंट सारे मिल जाएंगे बच्चा। यही पॉइंट्स थे बेटा। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट एनसीईआरटी क्या कह रहा है? अगर आप देखो पहला ऑटोगैमी में, इन अ नॉर्मल फ्लावर विच ओपन्स एंड एक्सपोज द एंथर एंड द स्टिग्मा, कंप्लीट ऑटोगैमी इज रेयर। बहुत प्यारा पॉइंट कह रहा है ये। देखिए पहले तो इन्होंने कहा था इन अ नॉर्मल फ्लावर विच ओपन्स एंड एक्सपोज द एंथर एंड द स्टिग्मा, कंप्लीटली ऑटोगैमी इज रेयर। बहुत कम चांसेस बचते हैं कि ऑटोगैमी ही होगा, क्योंकि हवा के द्वारा पॉलिनेशन हो सकता है। इंसेक्ट आया तो इंसेक्ट वहां से पोलन ग्रेन किसी और फ्लावर पे ले जाएगा, या पोलन ग्रेन को किसी और प्लांट पे ले जाएगा। इसका मतलब ऑटोगैमी बहुत रेयर होता है। जब कोई इंसेक्ट नहीं आया, कोई विंड नहीं चल रहा है, किसी तरह का वाटर पॉलिनेशन नहीं हो रहा, तब जाकर ऑटोगैमी। इसीलिए एनसीईआरटी कहता है रेयर। ये बहुत बहुत ज्यादा रेयर केसेस में होता है बच्चा, क्योंकि यहां आपको ध्यान रखना है, रेयर कहने के पीछे का रीजन क्या है बच्चा, क्योंकि यहां पॉलिनेटिंग एजेंट्स आते ही आते हैं। फिर कह रहा है ऑटोगैमी सच फ्लावर रिक्वायर्ड सिंक्रोनी, मतलब अगर मेल और फीमेल, ये अपन एडेप्टेशन में पढ़ेंगे, एडेप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। अगर आप चाहते हैं कि ऑटोगैमी ही हो तो मेल और फीमेल सेम टाइम पर, तो पहला लिख दो मैच्योर एट सेम टाइम, मतलब मेल और फीमेल को मैच्योर एक ही समय पे होना है। दूसरा, इन अ पोलन रिलीज एंड द स्टिग्मा रेस्पेक्टिवली द एंथर एंड द स्टिग्मा शुड लाई क्लोज टू द ईच अदर। इसका मतलब ये हो गया है दोनों की दोनों को होमोस्टाइली होना पड़ेगा। अरे समझे हो? क्योंकि बच्चा अगर मेल और फीमेल में से कोई भी एक छोटा बड़ा रहा तो यहां सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगैमी नहीं हो पाएगी। इसीलिए आपको दोनों को लगभग साइज शेप में सेम रखना है ताकि इसमें ऑटोगैमी हो सके। ये बता रहा है एनसीईआरटी आपको पॉलिनेशन के ऑटोगैमी में एडेप्टेशंस इन द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। ऑटोगैमी सेम फ्लावर और सेम प्लांट के बीच में। इन अ फ्लावर विच एक्सपोज एंथर एंड स्टिग्मा कंप्लीटली ऑटोगैमी इज रेयर। अभी अभी अपने पॉइंट किया था, क्योंकि कंप्लीटली रेयर क्यों है? यहां कंप्लीटली रेयर कहने के पीछे का रीजन है क्योंकि इस जगह पर पॉलिनेटिंग एजेंट्स आएंगे ही आएंगे। ऑटोगैमी इज सच फ्लावर रिक्वायर्ड सिंक्रोनोमी, यही हमने बात कही थी। एनसीईआरटी की सारे के सारे लैंग्वेज को मैं लेके आया हूं, क्योंकि यहां दोनों का सेम टाइम पर मैच्योर होना और दोनों के स्टाइल का सेम साइज शेप का होना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो किसी तरह का सेल्फ पॉलिनेशन इसमें ऑटोगैमी नहीं हो पाएगा। बढ़े आगे बच्चा, आगे बढ़ते हैं पॉइंट में। देख ऑटोगैमी सेल्फ पॉलिनेशन। अब अगर आप चाहते हो कि ऑटोगैमी करवाओ तो उसके लिए एनसीईआरटी ने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। जैसे कहा है प्लांट लाइक वायोला, जिसे कॉमन पांसी, ऑक्सैलिस एंड कॉमेलिना, ये दो तरह के फ्लावर प्रोड्यूस करता है, तीनों करते हैं। ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि यहाँ कॉमेलाइना, वायोला, ऑक्सैलिस इनमें से कोई एक जो ऐसा प्रोड्यूस कर रहा, नहीं,
तीनों के अंदर, वायोला में भी होते हैं, ऑक्सालिस में होते हैं, कॉम्बलाइना में भी होते हैं, इन तीनों में दो तरह के फ्लावर होते हैं। देखिए एनसीईआरटी का डायग्राम, एक जो फ्लावर जमीन के अंदर है, एक जो फ्लावर जमीन के अंदर है उन्हें तो आपने नाम दे दिया बेटा क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर, और एक जो जमीन के बाहर है उसे आपने नाम दे दिया चैस्मोगैमस फ्लावर। जो जमीन के अंदर है वो है क्लिस्ट्रोगैमस, जमीन के बाहर है चैस्मोगैमस। अब इन्हीं के फ्लावर के बेसिस पर देखो, जैसे वो पॉइंट था बेटा पिछले वाला कि भाई रेयर है, रेयर है कि ऑटोगैमी ही हो, वो सिर्फ और सिर्फ हो सकती यहां पर। आपने एक एनसीईआरटी का पॉइंट पढ़ा था बेटा, आपने कहा क्वाइट रेयर, आपने एनसीईआरटी में क्या कहा था, क्वाइट रेयर, ये बहुत ही रेयर है, लेकिन हो कहां सकता है, तो हो यहां सकता है वो। अगर आप इसमें देखो बेटा तो यहां आपको मिल जाएगा ये वाला पॉइंट कि यहां इस जगह पर आपको सिर्फ और सिर्फ कौन सा पॉलिनेशन हुआ है, इधर यहां सेल्फ पॉलिनेशन में ऑटोगैमी ही हुआ है, तो यहां पॉसिबल था, इसीलिए एनसीईआरटी ने वो लाइन कही ताकि आप इसको रिलेट कर पाओ। यहां पे बड़े आगे वाले पॉइंट पे, आगे वाला पॉइंट कह रहा है क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर जो नीचे की तरफ जमीन के अंदर पाए जाते हैं, उन फ्लावर के बारे में कह रहा है डू नॉट ओपन, कभी खुलेंगे नहीं। अरे जमीन में कैसे खुल पाएंगे, जमीन के अंदर है ये। दे एंथर एंड स्टिग्मा लाइक क्लोज टू द ईच अदर, ये पहले ही अपन ने रिक्वायरमेंट दे दी थी कि ऑटोगेमी होना है तो उसके लिए मेल और फीमेल को बहुत क्लोज होना पड़ेगा, क्लोजली है, हमेशा बंद रहेंगे, कैनॉट ओपन, दे आर ऑटोगैमस, इसमें हमेशा और हमेशा कैसा होगा बेटा, ऑटोगैमी होगा, इसमें जीटोनोगैमी जीनोगैमी नहीं होने वाला। When anther is dehiscence, the flower bud pollen grain comes in the contact with the stigma for pollination. अब यहां अगर मान लीजिए इसमें एंथर है, इधर फीमेल स्टिग्मा है, अगर इसके पोलन ग्रेन डेवलप्ड हुए तो इसी पे गिरेंगे, क्योंकि और तो कहीं जा नहीं सकते, अंडरग्राउंड है बच्चा। क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर प्रोड्यूस एंश्योर सीड सेट इवन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर। अब सुनिएगा, बड़ा प्यारा सा पॉइंट है, एनसीईआरटी कह रहा है अगर इन क्लिस्ट्रोगैमस के अंदर किसी भी पॉलिनेटिंग एजेंट्स की आवश्यकता नहीं पड़ी, सुनना फिर से, अगर क्लिस्ट्रोगैमस में आप कोई भी पॉलिनेटिंग एजेंट्स नहीं देते हो, फिर भी इनमें पॉलिनेशन हो जाएगा बिना किसी पॉलिनेटिंग एजेंट्स के, यानी कि फाइनली क्या बन गया है, सीड। अरे देखो रिजल्ट तो यही है बच्चा, पॉलिनेशन हुआ, एम्ब्रियो बना, देन आफ्टर उसमें सीड तो बनेगा ही बनेगा। तो या एंश्योर कह रहा है क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर प्रोड्यूस एंश्योर्ड सीड सेट इवन द एब्सेंस ऑफ द पॉलिनेटर्स, और यही कहना है एनसीईआरटी का कि इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट्स की आवश्यकता नहीं होता है, पॉलिनेटिंग एजेंट्स नॉट रिक्वायर्ड। अरे भाई जमीन के अंदर इसलिए नहीं रिक्वायरमेंट है। क्लिस्ट्रोगैमस लीड्स टू द लीड्स, ये करता है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। देखो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन क्या है, अपन आउट ब्रीडिंग टेक्निक्स में पढ़ेंगे। अगर इनमें हर बार सेल्फ पॉलिनेशन ही हो रहा है तो क्या इसमें कोई नया कैरेक्टर आने की संभावना नहीं है, इसी को कहा जाता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। एक ही बार रोज आपको भी आपके घर के अंदर दाल चावल दाल रोटी दाल चावल दाल रोटी खिलाई जाए तो भाई साहब भले ही आप कितना भी आपको प्यारा हो, बुरा लगने लग जाएगा। किसी को बड़ा खाना बाहर खाने की आदत होती है कि भाई होटल में चलते हैं, बिलीव कीजिएगा 1 महीना घर से दूर रहो और रोज होटल में खाओ, आपको फिर घर की भी दाल, कहना कि वो घर की मुर्गी दाल बराबर, तो जब हम साथ रहते तभी लगता है, जब हम घर से दूर रहते तब हमें घर की अहमियत पता चलती है। तो इसी को कहा जाता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। बार बार अगर एक ही फ्लावर के बीच में या इन्हीं फ्लावर के बीच में क्रॉस होता रहेगा तो ये वहां डिप्रेशन क्रिएट कर देगा, दैट इज कॉल्ड इनब्रीडिंग डिप्रेशन। मेरी बात समझे हो बच्चा, प्यारी सी एनसीईआरटी की लाइन, क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर आर इन variable autogamous as there is no chance of cross pollination landing to the stigma। मतलब यही पॉइंट यहां पर कह रहा है कि इन प्लांट्स के अंदर, इन फ्लावर्स के अंदर, क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर के अंदर कोई चांस नहीं है यहां क्रॉस पॉलिनेशन होने का। इट मींस आपको दूसरा पॉइंट याद रखना है, ये कह रहा है कि यहां कोई चांस नहीं है क्रॉस पॉलिनेशन का। ये तो हमने पहले ही डिस्कस कर दिया था कि यहां जो है बेटा चांस बन सकता है। अरे भाई ऑटोगैमी, याद करो ऑटोगैमी रेयर होता है, अगर ऑटोगैमी रेयर है तो इसका मतलब यहां तो चांस बनता है, यहां तो है ही नहीं, वो रेयर किसके लिए नहीं यहां नहीं है, बट यहां इसके पोलन ग्रेन किसी और पे गिरे, इसके पोलन ग्रेन किसी और प्लांट के
ऑक्जेलिस कॉमन लाइन पे गिरे, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो यहां चांस बनते हैं, इधर कोई चांस नहीं बनता है। ये आपका एनसीईआरटी प्यारी लैंग्वेज में कहना चाहता है। अब आ जाओ एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखते हैं। डू यू थिंक दैट क्लिस्ट्रोगैमस इज एडवांटेज और डिसएडवांटेज टू द प्लांट, व्हाई? आपको बताना है इस क्लिस्ट्रोगैमस प्लांट के क्या क्या एडवांटेज है और क्या क्या डिसएडवांटेज है। पहला हम देखते हैं बच्चा एडवांटेज। देखो एडवांटेज तो ये है, पहला एडवांटेज तो ये है, हमें किसी तरह की पॉलिनेटिंग एजेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, कोई परागणकर्ता की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, इससे क्या फर्क पड़ेगा भाई? फर्क यह पड़ेगा, प्लांट है ना, प्लांट अपनी मैक्सिमम एनर्जी सिर्फ और सिर्फ फ्लावर को अच्छा बनाने में कर देता है, क्योंकि उसे पता है फ्लावर अगर अच्छा नहीं बना तो कोई इंसेक्ट अट्रैक्ट नहीं होगा। जब इंसेक्ट अट्रैक्ट नहीं होगा इट मींस वहां पॉलिनेशन भी नहीं, तो हमें तो जरूरत ही नहीं पड़ी है। दूसरा, अगर मान लीजिए क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो रहा है, हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन ही हो रहा है, जिसके कारण मैंने बताया था यहां हमारी एनर्जी कंजर्व हो जाएगी, एनर्जी कंजर्व हो जाएगी। तीसरा एडवांटेज बता रहा हूं मैं, तीसरा एडवांटेज होगा जो सुपीरियर कैरेक्टर, मान लीजिए किसी कॉमेलाइना, ऑक्जेलिस और वायोला के अंदर उसी स्पीसीज का एक सुपीरियर कैरेक्टर है, आपने क्रॉस पॉलिनेशन नहीं करवाया, तब तक उसके अंदर कोई नया जो है इनहिबिटरी कैरेक्टर जो कि खराब कैरेक्टर नहीं आया, इट मीन सुपीरियर कैरेक्टर जो है कैरेक्टर रिमेन अनचेंज्ड, यानी कि सुपीरियर कैरेक्टर हमेशा हमेशा के लिए बना रहा। यह तो आपने कहा एडवांटेज। अब आ जाइए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसके डिसएडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेजेस देखिए बच्चा, पॉलिनेटिंग एजेंट्स अगर नहीं है, सुनना, तो पॉलिनेटिंग एजेंट्स पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करते हैं, रिवॉर्ड मिलता है, एक तरह से दोनों का फायदा हो रहा है कि इनका पॉलिनेशन हो रहा है, उनका भी पॉलिनेशन, मतलब यहां चांस ऑफ, पहला चांस ऑफ पॉलिनेशन डिक्रीज। अरे भाई, अगर पॉलिनेटिंग एजेंट्स हवा है, इंसेक्ट है, बर्ड्स है, तो चांसेस ऑफ पॉलिनेशन बढ़ गया है, लेकिन इसके डिसएडवांटेज में यह हो गया कि यहां हमारा चांसेस घट गया है, क्योंकि पॉलिनेटिंग एजेंट्स की जरूरत है ही नहीं। दूसरा, यहां देखिएगा एनर्जी जो छोड़िए, वो तो बाद की बात है, न्यू कैरेक्टर नहीं आने वाले हैं, नए लक्षण इसमें अराइज होंगे ही नहीं। इसका मतलब यहां से इंफीरियर कैरेक्टर रिमेन सेम, मतलब अगर कोई खराब लक्षण इसमें आ गया है तो हमेशा आता ही रहेगा, नया कोई कैरेक्टर आएगा ही नहीं। ये सारे के सारे एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप देखोगे वहां आपको मिल जाएगा। बढ़े आगे बच्चा, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। अगला क्या कहना चाहता है, सेकंड नंबर पे हम पढ़ते हैं जिटिनोगैमी। देखो जिटिनोगैमी के बारे में हमने पहले ही कहा था, जिटिनोगैमी ये पोलन ग्रेन यहां से ट्रांसफर कर रहा है दूसरे। अब अगर देखा जाए तो क्या यहां प्लांट एक है या डिफरेंट डिफरेंट है, तो मेरी समझ में और आपकी समझ में जितना आ रहा है, प्लांट तो एक ही है, मतलब ये सेम प्लांट के बीच में हो रहा है, लेकिन फ्लावर क्या है बच्चा, डिफरेंट फ्लावर है ये, ठीक हुआ। यहां से यहां पोलन ग्रेन पहुंच रहे हैं तो पॉलिनेटिंग एजेंट्स की जरूरत हो सकती है, इसीलिए हमने इसको कहा था इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन है। इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। प्लांट सेम होगा लेकिन डिफरेंट फ्लावर हो जाएगा। इट इज द फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन, याद कीजिए इकोलॉजिकली फंक्शनली,
इन्वॉल्विंग द पॉलिनेटिंग एजेंट्स बट इज द जेनेटिकली सिमिलर टू द ऑटोगेमी। बट क्योंकि इस फ्लावर की जेनेटिक सेम रहने वाली है तो जेनेटिकली कैसा होगा ये सेल्फ पॉलिनेशन, बात पहले हो चुकी है। सिंस द पोलन ग्रेन कम फ्रॉम द सेम प्लांट, क्योंकि पोलन ग्रेन जो होता है सेम प्लांट से ही तो आ रहे हैं, इसीलिए जिटेनोगेमी कैसा है बेटा, ये इकोलॉजिकली, यहाँ फंक्शनली और आप लिखोगे इकोलॉजिकली, तो इकोलॉजिकली और फंक्शनली कैसा है, क्रॉस पॉलिनेशन। बट इसकी जेनेटिकली अगर देखा जाए तो पूरी तरह से सेल्फ पॉलिनेशन ऑटोगेमी का एग्जांपल है। बढ़े आगे बच्चों, देख विद्यार्थी नेक्स्ट आपका क्या एनसीईआरटी कहना चाहता है। सेकंड नंबर पे हम पहुंचे जीनोगेमी। जीनोगेमी इसको क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। अब यहाँ फ्लावर डिफरेंट, प्लांट डिफरेंट, स्पीसीज सेम, स्पीसीज हमेशा सेम रहने वाली है, हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक नहीं है बच्चा, ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिनेशन जो कि नेचर द्वारा होता है। तो देखो बेटा, ए को अगर आपसे पूछा जाए ऑटोगेमी, बी को पूछा जाए जिटेनोगेमी, सी को पूछा जाए जीनोगेमी, तीनों यहां आ गए वापस। फिर कह रहा है इट ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट पोलन ग्रेन ऑफ द स्टिग्मा, यहां डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पोलन ग्रेन आएंगे और यहाँ प्लांट ए और प्लांट बी दोनों की हो सकता है वैरायटी, वैरायटी इन द सेंस इसकी लोकेशन बेसिस, हमने कहा था पोजीशन के बेसिस पर, तो यहाँ ये फ्लावर की स्पीसीज सेम रहेगी, वैरायटी इसकी अलग अलग रहने वाली है, इनके बीच में होगा क्रॉस पॉलिनेशन। बढ़े आगे बच्चा, फिर देखिएगा अगर क्रॉस पॉलिनेशन हुआ है तो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए हमें चाहिए पॉलिनेटिंग एजेंट्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एजेंट्स की आवश्यकता होगी, बिना एजेंट्स के किसी तरह का पॉलिनेशन नहीं हो सकता है। तो हम क्या कह रहे हैं आपसे, हम ये कह रहे हैं कि अगर पॉलिनेशन होना है क्रॉस पॉलिनेशन तो उसके लिए पॉलिनेटिंग एजेंट्स की आवश्यकता होगी, रिक्वायरमेंट ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट्स। अब ये दो तरह के हो सकते हैं, वन इज अ एबायोटिक, सेकंड वन इज अ बायोटिक, एक पहला एबायोटिक दूसरा बायोटिक, दो तरह के हमारे पास में पॉलिनेटिंग एजेंट्स हो सकते। देखिए विद्यार्थी, तो आपने कहा था एक हो सकता है ए बायोटिक यानी कि नॉन लिविंग, ए बायोटिक का मतलब यहां नॉन लिविंग है बच्चा, और दूसरा हो जाएगा बायोटिक मतलब लिविंग कंपोनेंट, लिविंग जो जिंदा है। अब यहां ए बायोटिक जो नॉन लिविंग है, पहला है विंड द्वारा, दूसरा है वाटर द्वारा, by through the wind and by through the water, two type of abiotic component which participates the pollination या pollinating agent, second one is a biotic, बायोटिक लिविंग से रिलेटेड है, और फर्स्ट हो गया हमारे पास में सबसे ज्यादा होंगे इंसेक्ट द्वारा, इंसेक्ट जो कि ऑर्थोपोडा के मेंबर्स है, इनवर्टिब्रेट्स, तो वहां सबसे ज्यादा पॉलिनेशन जो होता है इंसेक्ट में बीज द्वारा होता है। किसके द्वारा होगा बच्चा, हनी बी। कहा जाता है कि यदि धरती से हनी बी को हटा दिया जाए तो उसके 10 साल के भीतर भीतर पूरी मानव सभ्यता खत्म हो जाएगी। अब ऐसा तो है नहीं कि हनी बी शहद दे रही थी इसलिए खत्म हो जाएगी, नहीं, क्योंकि मैक्सिमम जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स है वो कौन है, हनी बी है, तो हनी बी नहीं रही तो पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, नए वैरायटीज नहीं आ पाएगी, सीड्स नहीं बन पाएंगे, जब सीड नहीं बनेगा तो किसी तरह का कोई भी ह्यूमन के लिए फूड नहीं होगा, खत्म, एक्सटेंट हो जाएगा। कुछ रेप्टाइल्स भी होते हैं, बर्ड्स भी होते हैं, मैमल्स भी होते हैं, बैट्स वगैरह, और इनके अंदर, बैट्स के अंदर जो पॉलिनेशन होता है बेटा वो रात को होगा, बैट्स में जो पॉलिनेशन होता है ना, बैट जिसमें पॉलिनेशन करेगा वो फ्लावर रात में खिलेंगे, क्योंकि उसको रात में ही दिखता है, दिखता है इसके पास में सोनार सिस्टम है जिसके कारण ये पता लगा पाता है कि कैसे पॉलिनेशन करना है। ये आपका पॉलिनेटिंग के एजेंट्स के रूप में। अब देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट मैं पहला ले रहा हूं, ए बायोटिक एजेंट विंड। अगर आप चाहते हो कि ए बायोटिक में विंड पॉलिनेशन हो तो पॉलिनेशन बाय विंड इज कॉल्ड, पहला पॉइंट एनेमोफिली, देखो एक होता है एंटेमोफिली और होता है दूसरा एनेमोफिली। एनेमोफिलस का मतलब होता है पॉलिनेशन
एबायोटिक एजेंट बाय विंड, विंड द्वारा पॉलिनेशन को कहा जाता है, एयर पॉलिनेशन को एनेमोफिली कहा जाता है। मोर कॉमन एबायोटिक एजेंट्स, ये सबसे कॉमन या सबसे ज्यादा कॉमन प्रकार का, क्योंकि जब अपन पढ़ेंगे वाटर पॉलिनेशन वो 30 जनरा और कुछ मोनोकॉट्स के अंदर ही है, बट यहां ये मोस्ट कॉमन है एबायोटिक में एयर। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर ऑफन हैव अ सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवेरी, एक ही ओवरी के अंदर, सिंगल ओव्यूल के अंदर, सॉरी ओवरी के अंदर निमरस फ्लावर पैक, देखो सारे के सारे फ्लावर है बच्चा। जो आप कॉर्न कॉब की बात कर रहे हो, कॉर्न कॉब में ये जो आपका कॉर्न कॉब है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इनफ्लोरेसेंस के सीड नहीं होकर ये फ्रूट का एग्जांपल। पहली बात तो ये बेटा जो आप कॉब खा रहे हो ये सीड नहीं होकर क्या है बच्चे, फ्रूट है, क्योंकि बाहर की तरफ इसमें पेरिकार्प पाया जाता है। कॉर्न कॉब द tassels in the stigma and the style which have wavy wind the trap pollen grain, और ये जो आपको लंबे लंबे हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, यही इसका स्टाइल है जो कि पोलन ग्रेन को ट्रैप करेगा। इसका मतलब ये कौन सा पार्ट हो गया बेटा, ये इसका फीमेल पार्ट हो गया और ऊपर की तरफ यहाँ मेल होता है। विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस, और सबसे ज्यादा किसमें कॉमन है बच्चा, ये ग्रासेस में कॉमन है, सबसे ज्यादा घास की फैमिली में कॉमन है। देखिए मैंने कहा था मेल ऊपर की तरफ, फीमेल नीचे की तरफ, ये वाला पॉइंट आपका एनसीईआरटी का ही है। चलिए एयर पॉलिनेशन को आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।